वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग परमाणु की चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको बताया गया। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतम व्याख्या की गई और इस पर एक सवाल निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। अलग अलग तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ढंग से डिस्कस कर लिया है, ढंग से समझ में आ गया है, आपको उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे उनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का विधिवत अध्ययन सर्वप्रथम बामर ने किया था। जब बामर ने इसका अध्ययन किया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठभूमि में बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं उन्होंने देखी। बामर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया तो स्पेक्ट्रोमीटर से देखने पर उनको काली पृष्ठभूमि में बहुत सी अलग अलग चमकीली रेखाएं दिखाई पड़ी। इन रेखाओं को उन्होंने क्रमशः एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा इस तरीके से लाइन नाम दे दिया। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ जब इन लाइनों को क्रमशः एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा लाइन उन्होंने कहा। जो ये रेखाएं हैं, इनकी एक विशेषता है कि स्पेक्ट्रम के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर रेखाओं की चमक और उनके बीच की पारस्परिक दूरी लगातार घटती जाती है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब हम जाते हैं तो उन रेखाओं की चमक भी घटती है और उनकी आपस की दूरी, पारस्परिक दूरी भी घटती जाती है। और इस प्रकार से एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा ये सब जिस श्रेणी की सदस्य हैं उसको बामर के सम्मान में बामर श्रेणी कहा गया और बामर श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगायत ज्ञात कर लिया गया। लेकिन बाद में बामर श्रेणी की जो रेखाएं थी, इनका जब इनकी तरंगायत की गणना की गई तो देखा गया कि इनकी अधिकांश रेखाएं 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी जो हमारी विजिबल रेंज है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का विजिबल पार्ट है, दृश्य क्षेत्र है, उसके अंतर्गत पाई गई। और ये देखा गया कि बामर श्रेणी की अधिकांश रेखाएं दृश्य क्षेत्र में पाई जाती। लेकिन बाद में और विस्तृत अध्ययन करने पर यह पाया गया कि केवल दृश्य क्षेत्र ही नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अदृश्य क्षेत्र में भी कई श्रेणियां पाई गई। ये दृश्य क्षेत्र में श्रेणी पाई गई, इसका अध्ययन बामर ने किया था, इसलिए बामर के सम्मान में इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहा गया। बाद में जो अदृश्य भाग है उसमें भी 4 श्रेणियां और पाई गई, लाइमन, पास्चन, ब्रैकेट और फुन। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई गई। यहाँ हमने उनको क्रम से लिखा हुआ है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुन। अगर आप ढंग से पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थोड़ा सा चित्र में दिक्कत होती है, उसको भी अभी हम क्लियर किए दे रहे हैं। तो इस प्रकार से लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुन 5 श्रेणियां पाई गई और इनकी सभी श्रेणियों के लिए स्पष्ट रूप से सभी रेखाओं की तरंगायत भी ज्ञात की गई। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें अगर हम, तो इसका चित्र खींचने के लिए आपको एक सूत्र बताया गया, En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब n बराबर 1 रख देंगे तो पहली कक्षा की ऊर्जा मिल जाएगी। n बराबर 1 है तो -13.6, n बराबर 2 रखेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और ऐसे आप किसी भी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कुछ 1 2 3 4 5 6 7 और ये अनंत, इस प्रकार से हम 8-9 लाइन खींच लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे ये गैप कम होता जाएगा, क्योंकि ये गैप का मतलब होता है इस ऊर्जा अंतराल से इनका जो अंतर है, ऊर्जा का अंतर ऊपर की ओर जाते समय घटता जाता है, इसलिए ये गैप भी कम होता जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि जब उत्सर्जन, चूंकि ये हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करें, उत्सर्जन संक्रमण की बात करें, तो जब उत्सर्जन उच्च कक्षा से पहली कक्षा को होता है, बस यही क्लियर करना है आपको और आपको पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा। जब
हाइड्रोजन परमाणु में या किसी परमाणु में उत्सर्जन संक्रमण उच्च कक्षा से पहली कक्षा को होता है। देखिए सभी रेखाएं पहली कक्षा में आके मिल रही हैं, दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठे से पहले में, सातवें से पहले में और इसी प्रकार आगे अनंत से पहले। तो जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से पहली कक्षा को होता है, मूल अवस्था को होता है, तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी के जो सदस्य हैं वो पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से पहली कक्षा को होता है तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी लाइमन श्रेणी कहलाती है। इस श्रेणी के सभी सदस्य पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं। ये बात आपको निश्चित रूप से याद करनी पड़ेगी और ये पूछा भी जाता है। पराबैंगनी क्षेत्र में ये आते हैं। इन श्रेणी की रेखाओं के लिए 1/λ बराबर r, आपको ये सूत्र पढ़ाया गया है। 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो n1 बराबर क्या होगा 1, पहली कक्षा में आ रहा है, और n2 बराबर 2, 3, 4 एंड so on। ये आपके लिए लाइमन श्रेणी की रेखा हो गई जिसकी तरंगदैर्घ्य हम इन मानों को रखकर ज्ञात कर सकते हैं। अब n2 बराबर जब 2 रख देंगे तो पहली रेखा की तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी। n1 का मान तो 1 होगा ही, और जब n2 बराबर 3 रखेंगे तो दूसरी रेखा अनंत रखेंगे तो लाइमन श्रेणी की सीमा रेखा प्राप्त होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर पूछा गया कि लाइमन श्रेणी के दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लाइमन श्रेणी की दूसरी रेखा कहाँ होगी? पहली रेखा 2 पर, दूसरी रेखा 3 पर। अगर आपको ये 3 बातें याद हैं तो आप लाइमन श्रेणी की व्याख्या बहुत आसानी से कर लेंगे। चित्र बना लीजिए और ये 3 बातें आपको याद रहें कि पराबैंगनी क्षेत्र में आते हैं। लाइमन श्रेणी के लिए n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2, 3, 4, 5 एंड so on। इसी प्रकार से हम बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी की अधिकांश रेखाएं दृश्य क्षेत्र में आती हैं। बामर श्रेणी है क्या? जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से दूसरी कक्षा को होता है तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी बामर श्रेणी कहलाती है, और बामर श्रेणी के अधिकांश सदस्य दृश्य क्षेत्र में आते हैं। इनकी रेखाओं को क्रमशः H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड so on कहते हैं। अब बामर श्रेणी में भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, दृश्य क्षेत्र, और सूत्र सबका वही होगा, और क्या होगा n1 बराबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि दूसरी कक्षा में आ रहे हैं, और n2 बराबर 3, 4, 5 एंड so on। अब n2 बराबर जब हम 3 रखेंगे तो हमको पहली रेखा यानी H अल्फा लाइन मिल जाएगी 3 से 2। जब n2 बराबर 4 रखेंगे तो बामर श्रेणी की दूसरी रेखा यानी H बीटा लाइन मिल जाएगी। n2 बराबर 5 रखेंगे तो बामर श्रेणी की तीसरी रेखा यानी H गामा लाइन मिल जाएगी, और इसी प्रकार से n2 बराबर अनंत रखेंगे तो श्रेणी की सीमा रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बामर श्रेणी की तरंगदैर्घ्य, बामर श्रेणी के रेखाओं की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। ये रेखाएं दृश्य क्षेत्र में आती हैं और इनको क्रमशः H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड so on रेखाएं कहा। तीसरी बात, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी की रेखाएं कौन सी होंगी? जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से तीसरी कक्षा को होता है। यहाँ आते हैं पहली कक्षा में लाइमन श्रेणी, दूसरी कक्षा में बामर श्रेणी, तीसरी कक्षा में पाश्चन श्रेणी। अगर आपको क्रम याद है तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। और इसके जो रेखाएं हैं वो कहाँ आती हैं? अवरक्त क्षेत्र में आती हैं। अवरक्त क्षेत्र में इनकी रेखाएं आती हैं। इंफ्रारेड जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उनका जो इंफ्रारेड क्षेत्र है, इंफ्रारेड भाग है, उसमें ये पाश्चन श्रेणी की रेखाएं आती हैं। यानी कौन सी होगी? जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से तीसरी कक्षा को होता है तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी पाश्चन श्रेणी कहलाती है। इसके सभी सदस्य अवरक्त क्षेत्र में आते हैं, और इन श्रेणी की रेखाओं के लिए तरंगदैर्घ्य अगर आपको ज्ञात करना है तो सूत्र सबका एक ही होगा, बस n1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और n2 बराबर 4, 5, 6 एंड so on। अब 4 का मतलब क्या हुआ? पहली रेखा। n2 बराबर 5 का मतलब दूसरी रेखा। इसी प्रकार से n2 बराबर अनंत का मतलब हो गया सीमा रेखा। बात करते हैं ब्रैकेट श्रेणी की। तो जो चौथी श्रेणी है वो ब्रैकेट श्रेणी है।
जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से चौथी कक्षा को होता है तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है और इस श्रेणी के भी सभी सदस्य अवरक्त क्षेत्र में आते हैं। इस श्रेणी के सदस्य भी अवरक्त क्षेत्र यानी इंफ्रारेड में आते हैं और तरंगदैर्घ्य आप ज्ञात करेंगे, सूत्र वही होगा, बस n1 का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और n2 क्या है 5 6 7। तो इस प्रकार से ये ब्रैकेट श्रेणी कहलाती है। और एक श्रेणी और बच रही है कि जब उत्सर्जन संक्रमण अन्य उत्तेजित कक्षाओं से पांचवी कक्षा को होता है तो प्राप्त तरंगदैर्घ्य समूह की श्रेणी फुंड श्रेणी कहलाती है। n1 बराबर 5 हो जाएगा, n2 बराबर 6 7 8 एंड सो ऑन। और इस श्रेणी की भी सभी रेखाएं अवरक्त क्षेत्र में आती हैं, ये भी अवरक्त क्षेत्र में आएंगी इंफ्रारेड। और तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है वो सबके लिए एक ही है, बदला नहीं है। सभी तरंगदैर्घ्य के लिए आप n1 और n2 का मान रखकर किसी भी श्रेणी की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं R रेडबर्ग नियम। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित सवाल कर सकते हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, आप इसको देखें। कुछ बातें आप अगर याद रखेंगे तो आप पूरी व्याख्या, ये जितना हमने लिखा है पूरा आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आप चित्र बना लें। चित्र बनाने के लिए आपको कम से कम 8 लाइनें खींचनी होगी, 1 से 7 तक ये लाइनें हो गई और इसके बाद आपकी अनंत रेखा होगी। और इसमें आप लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फुंड क्रमशः बना दीजिए। लाइमन श्रेणी परावैगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में और बाकी पास्टन ब्रैकेट और फुंड ये तीनों श्रेणियां इंफ्रारेड यानी अवरक्त क्षेत्र में आती है। इस बात को आप याद रखेंगे। जब उत्सर्जन संक्रमण पहली कक्षा में होता है तो लाइमन श्रेणी यानी n1 बराबर 1 के लिए लाइमन श्रेणी। जब उत्सर्जन संक्रमण दूसरी कक्षा में होता है यानी n1 बराबर 2 के लिए बामर श्रेणी। जब उत्सर्जन संक्रमण तीसरी कक्षा में होता है यानी n1 बराबर 3 के लिए पास्टन श्रेणी। जब उत्सर्जन संक्रमण चौथी कक्षा में होता है यानी n1 बराबर 4 के लिए ब्रैकेट श्रेणी। और जब उत्सर्जन संक्रमण पांचवी कक्षा में होता है यानी n1 बराबर 5 के लिए फुंड श्रेणी का। और n2 का मान उसी प्रकार से आप आगे बढ़ा सकते हैं। n2 का जो पहला मान होगा वो पहली रेखा और n2 का जो अनंत मान होगा वो उस श्रेणी की सीमा रेखा के लिए प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सफलतम व्याख्या बोहर के परमाणु मॉडल के द्वारा की गई। हमने बोहर मॉडल की कमियों की भी बात की थी। बोहर मॉडल की यही कमी थी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो की गई, एकल आयनित हीलियम की व्याख्या की गई, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एक आयनित हो जाएगा तो हीलियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी एकल आयनित हीलियम की व्याख्या कर दी गई। 3Li7 लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन, 2 आयनित हो गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी द्विआयनित लिथियम की भी व्याख्या कर दी गई। लेकिन जटिल परमाणुओं की व्याख्या बोहर मॉडल के द्वारा नहीं की जा सकी। ये बोहर मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी और इस प्रकार से आगे और संशोधन हुए। विज्ञान में कुछ भी अंत नहीं है, रोज नए प्रयोग होते हैं, रोज नया रिजल्ट आता है। तो इसलिए फिलहाल आपका ये पाठ्यक्रम था। एक महत्वपूर्ण सवाल और कि हाइड्रोजन परमाणु का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है उसमें लाइमन के अलावा बामर श्रेणी भी मिलती है। हमने आपको अवशोषण संक्रमण बताया था कि अवशोषण संक्रमण सदैव पहली कक्षा से होता है। तो पहली कक्षा से जब होगा तो फिर लाइमन श्रेणी ही मिलनी चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो साधारणतः तो सभी परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, लेकिन जब श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी हुई किसी नलिका से गुजारते हैं तो हाइड्रोजन के परमाणु इसमें से उच्च ऊर्जा, उपयुक्त ऊर्जा का अवशोषण करके अपने उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं और इस प्रकार से लाइमन श्रेणी तो मिलती है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो सूर्य का हाइड्रोजन परमाणु है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर उसके परमाणु अपनी मूल अवस्था में न रहकर बल्कि उसके कुछ परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था यानी दूसरी कक्षा में रहते हैं। तो जब उनको कहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है तो उनका जो अवशोषण है वो दूसरी कक्षा से प्राप्त। और जैसे उत्सर्जन दूसरी कक्षा में हुआ तो बामर श्रेणी मिली, उसी प्रकार से जब अवशोषण भी दूसरी कक्षा से होता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है।
और इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु माने सूर्य के हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन यानी सूर्य के हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में, अवशोषण संक्रमण में हमको लाइमन के साथ साथ बामर श्रेणी भी प्राप्त होती है। क्यों प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण सवाल है, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए क्योंकि सूर्य का ताप बहुत ज्यादा है, अतः वहां पर जो सूर्य के हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके अधिकांश परमाणु अपनी मूल कक्षा में ना रहकर अपने समीप की किसी उच्च कक्षा में जैसे दूसरी कक्षा में रहते हैं, तो उनका अवशोषण संक्रमण वहीं से प्रारंभ होता है। यानी जो उनकी दूसरी कक्षा है वो सेम एज व्यवहार करेगी जैसे वो उनका मूल ऊर्जा स्तर है, जो निम्नतम ऊर्जा अवस्था है उसके अनुसार वो व्यवहार करेगी, तो उनका अवशोषण संक्रमण वहीं से प्रारंभ होगा। और इस प्रकार से हमको सूर्य के हाइड्रोजन परमाणु में लाइमन के साथ साथ बामर श्रेणी भी प्राप्त होती है। ये हमको लग रहा है कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पष्ट हो गया होगा। इसके कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप अपना नोट्स भी अच्छे से तैयार कर सकेंगे। नोट्स अगर आपके पास रहेगा तो आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न आप ढूंढिए, उनके उत्तर उस नोट से ढूंढिए। हमारे वीडियो को आप देखें, उसमें आपको उन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मान लीजिए एक प्रश्न है कि पाश्चन श्रेणी की रेखाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो हमने कई बार चर्चा की है कि अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। 1 नंबर का ये सवाल हो गया कि पाश्चन श्रेणी की रेखाएं किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पूछा गया, केवल पूछा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उन रेखाओं की व्याख्या कीजिए, उन श्रेणियों की व्याख्या कीजिए जो पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपको लाइमन और बामर श्रेणी मिल जाएगी। आप केवल लाइमन और बामर बना देंगे और लाइमन और बामर की व्याख्या कर देंगे। तो सवाल जैसा होगा, जैसा क्वेश्चन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप विधिवत अध्ययन करेंगे। अपनी बुक्स का आप यूज करिए और वीडियो को आप पूरा देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके नोट्स तैयार करते रहें, ताकि आपको निश्चित रूप से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का निदान कर सकें। अगले सेशन में हम लोग इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।